नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हमारे साथ बातचीत के लिए शो में जुड़ेंगे सुपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय हमारे साथ होंगे, मिस्टर DN पाठक, रेसेंस के CEO एंड MD संजय कुमार, एशिया फार्म और अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी एंड कोटक सिक्योरिटीज से सुनील कटके। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस देख लेते हैं, जहाँ पर कल 2% की गिरावट थी, आज 1% की कल 2% की तेजी थी, आज 1% की गिरावट है। सुनील, कैसे देखते हैं आप जिस तरह की हेडलाइंस हम यहाँ पर रोजाना US से आता हुआ देखते हैं? जी नमस्कार मनीषा जी। आई थिंक हेडलाइन ड्रिवन मार्केट हो गया है। आज थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है वेस्ट एशिया से कि इजराइल ने लेबनान के साथ एक कंडीशनल सीज फायर के ऊपर अग्री करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट में ऑप्टिमिज्म है। आई थिंक उसी वजह से थोड़ा प्राइसेस में गिरावट भी हम देख रहे हैं। जैसे MCX पे 9120 के आसपास भाव है, तकरीबन 120-125 रुपए नीचे है। आई थिंक ब्रेंट भी तकरीबन $95-96 के आसपास है। इवन दो US और ईरान के बीच में जो सीज फायर को लेके बात है वो अभी भी अनरिजॉल्व है, क्योंकि बीच में बमबारी हो रही है, एक टर्म पे आके खड़े नहीं हो रहे हैं। बट जो इजराइल की तरफ से लेबनान पे सीज फायर की बात आई है उससे थोड़ा ऑप्टिमिज्म है। तो थोड़े बहुत हमने प्राइसेस में करेक्शंस आते हुए देखे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो मुझे लगता है जब तक ये ओवरऑल वेस्ट एशिया का क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक बंद रहेगा तो जो सप्लाई साइड का जो सिनारियो है वो डिमांड को आउटवे करेगा, और जब तक ऐसा सिनारियो रहेगा प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड ही रहेंगे। तो मुझे लगता है जब तक ये एक अग्रीमेंट नहीं आता है तब तक बाय ऑन डिप का एक व्यू हम देख रहे हैं। एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। ब्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द लोअर साइड $90 के आसपास और ऑन दी हायर साइड $100 के आसपास। अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है, एक अग्रीमेंट तक पहुंचता है, तो मुझे लगता है $85 तक का ब्रेंट का एक रेट देख सकते हैं। और अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है, नेगेटिव न्यूज आते हैं फिर से, तो फिर से ये $110 तक का रेंज देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। वो एब्सोल्युटली रिस्क यहाँ पर ऑन द हायर साइड है जहाँ तक क्रूड की बात है, क्योंकि बाजार को लगता है कि परसेप्शन एंड एक्चुअल फिजिकल मार्केट्स में यहाँ पर बहुत बड़ा डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आया है। ये तो बात हुई क्रूड की, लेकिन सुनील, जहाँ तक मेटल्स की बात है यहाँ पर अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। कॉपर अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। एल्यूमिनियम एंड जिंक 4 साल के हाईज के आसपास काम कर रहे हैं। तो मेटल्स में जिस तरह की तेजी है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? निशा, मुझे लगता है जो ओवरऑल बेस मेटल पैक है वो बुलिश है। एक तरफ सप्लाई टाइटनिंग का न्यूज़ है और दूसरी तरफ डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बीट फ्रॉम AI डेटा सेंटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल या ग्रीन एनर्जी फ्रंट पे। तो सप्लाई ग्लट का जो सिचुएशन है मुझे लगता है वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है। तो उस वजह से हमने ठीक ठाक प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी है, बीट कॉपर और एल्यूमिनियम। Strait of Hormuz is one of the important trade route for both कॉपर और एल्यूमिनियम को बोल सकते हैं। सल्फर एक बड़ी मात्रा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूट होता है, जिसको कॉपर रिफाइनिंग में मदद होता है। तो अभी वो क्योंकि रुका हुआ है, तो जो कॉपर का आउटपुट है वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से प्राइसेस में हमने बढ़ोतरी देखी है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो डिमांड है वो ग्रो ही होते हुए नजर आ रहा है इंडस्ट्रियल मेटल को लेके। चाइना भी अपने फ्रंट पे, एल्यूमिनियम फ्रंट पे, एक्सपोर्ट्स वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इवन सल्फर का जो एक्सपोर्ट है वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जितने भी इंटरनेशनल बेस मेटल एक्सचेंजेस है वहां पे भी अगर इन्वेंट्री लेवल्स देखते हैं तो मल्टी ईयर लो पे है। तो मुझे लगता है कि जो डिमांड है वो आउटवे करेगा। और जिस हिसाब से AI डेटा सेंटर्स का जो डिमांड क्रिएशन आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल मेटल अभी बुलिश अंडरटोन में ही काम करेगा। मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेस अभी टॉप कर चुके हैं, इसमें और 5 से 10% का इजाफा शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर का अगर हम देखते हैं तो 1375 के आसपास ट्रेड हो रहा है पर केजी। मुझे लगता है ये जल्दी 1500 रुपए तक का भाव देखने को मिल सकता है। ऑन द एल्यूमिनियम फ्रंट 390 के आसपास है। मुझे लगता है इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग नियर टू इट्स मल्टी ईयर हाई, अभी भी इसमें हेडरूम बाकी है। तो ये भी तकरीबन 420 रुपया तक का डोमेस्टिक मार्केट में MCX पे ट्रेड होते हुए नजर आ सकता है। फेयर पॉइंट। एंड फाइनली गोल्ड एंड सिल्वर में आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर जून की शुरुआत में ही यहाँ पर आते हुए देखी है। जहाँ तक गोल्ड की बात है, ओवरनाइट 1% की गिरावट थी, चांदी 3% तक गिरी है। तो कुछ बेरिशनेस यहाँ पर मार्केट्स में आती हुई नजर आई है। यहाँ से क्या करने की राय है, स्पेशली सिल्वर में? आई थिंक सिल्वर इट्स अ वोलेटाइल कमोडिटी और अगेन ये हेडलाइन ड्रिवन है।
अगर हम स्ट्रक्चरल सिनारियो देखते हैं सिल्वर का, तो सप्लाई साइड में अभी भी कंसर्न्स हैं। पेरू के माइन में सिल्वर प्रोडक्शन अभी लो पे है, और ओवरऑल जो बेस मेटल में रैली है उसका इम्पैक्ट सिल्वर में भी ऑन दी अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो जो लास्ट 5 से 6 साल में जो सप्लाई ग्लट है, उसके वजह से भी सिल्वर को डिमांड ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर सेक्टर से भी ठीक ठाक डिमांड जो है सिल्वर में देखने को मिल रहा है। इवन दो अगर हम कंपेयर करते हैं जनवरी 2026 के भाव से, $120 पर ट्रॉय आउंस तक चला गया था, अभी तकरीबन $73-75 के आसपास है, यानी $40-45 ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है रीसेंट हाई से। तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक एंट्री पॉइंट के तौर पे देखना चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी, और इवन फ्रॉम दी जो कंजम्पशन साइड है वहां से भी मुझे लगता है कि डिमांड ठीक ठाक हो सकता है। तो एक बुलिश अंडरटोन में सिल्वर काम करते हुए नजर आ रहा है। सिल्वर की अगर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो 2,63,000 के आसपास है। 2,60,000 2,55,000 का अगर रेंज मिलता है तो एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है फिर से भाव 3 लाख के आसपास देखने को मिल सकते हैं चांदी में। सिमिलरली आई थिंक गोल्ड भी 1,55,000 के आसपास अगर अगस्त का वायदा देखने को मिलता है तो स्टैगर्ड वे में वहां पे भी बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है फिर से भाव जो है 1,65,000 से 1,70,000 तक देखने को मिल सकता है गोल्ड में। बहुत शुक्रिया सुनील हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो क्लियरली वो एक सेटअप है यहाँ पर ट्रेड के हिसाब से कि किस तरह से यहाँ पर कमोडिटीज़ कारोबार कर सकती हैं। जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, तेज़ी की उम्मीद है। मेटल्स में यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी डायरेक्शनल ऑन द हायर साइड हैं। और जहाँ तक सोने चांदी की बात है, वेल चांदी में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। सोना ऑफ कोर्स यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को और आगे जाकर सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या करते हैं उसको फॉलो करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फाइनली आज हमने यहाँ पर मानसून का ऑनसेट होता हुआ देखा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। काफी कुछ है आपसे बात करने के लिए, लेकिन शुरुआत यहाँ पर मानसून के साथ कर लेते हैं। एल निनो का साल है, काफी सारी कंसर्न्स यहाँ पर सभी ने जताई हैं। ऑनसेट आज यहाँ पर हुआ है, लेकिन आईएमडी का ये भी कहना है कि प्रोग्रेस कैसी होगी उसके ऊपर भी नजर होगी। एंड मेजरली सेकेंड हाफ ऑफ मानसून में एल निनो यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो जहां तक अगस्त एंड सितंबर के महीने में है, यहाँ पर बारिश कम होने की एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह का एज ऑफ नाउ सेटअप है, कितना कंसर्निंग है? देखिए, जहां तक ऑनसेट ऑफ द मॉनसून का सवाल है, अभी तक तो मेट बिल्कुल करेक्ट साबित नहीं हुआ है। उन लोगों का प्रेडिक्शन था कि 25 मई के आसपास केरला में हिट कर जाएगा। वो आज जाके हिट हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 9 से 10 दिन बाद। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि जितनी हम लोग फिक्र कर रहे हैं शायद उतनी ना भी हो। बट हैविंग सेड दैट, इस बार जो फार्मर्स हैं या गवर्नमेंट है वो सब बिल्कुल रेडी है इसको झेलने के लिए। और अभी तक का जो पानी गिर रहा है, आप देखिए आज दिल्ली में, नोएडा में उधर पानी गिरा है, गुजरात में भी पानी गिरा है। तो अभी तक तो मेरे को एल नीनो का इफेक्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बट अगर मान लीजिए जो भी अपने मेट डिपार्टमेंट्स बोल रहे हैं, उसका जो भी इफेक्ट आएगा वो आएगा एसेंशियली पल्सेस में या सोयाबीन के ऊपर, या थोड़ा बहुत टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेज में। बट सोयाबीन के साथ एक चीज अच्छी बात है कि उसको बहुत ज्यादा पानी नहीं जरूरत है। बट वी विल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। पर देखिए कहाँ क्या हाल रहता है, दैट वी विल हैव टू सी एंड वॉच वेरी वेरी क्लोजली। जहाँ तक पाम की बात है मिस्टर चतुर्वेदी, यहाँ पर भी कुछ कंसर्न्स हैं, बिकॉज एल निनो सिर्फ इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये बाकी जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडोनेशिया, जहाँ पर ऑलरेडी एक ड्राई वेदर की बात हो रही है। जून में अभी तक वहाँ पर भी बारिश नहीं है। कुछ कंसर्न्स वहाँ से निकल के आ रही हैं। लोअर प्रोडक्शन का तो चिंता है ही वहाँ पर, और जिस तरह से B50 है, और साथ ही साथ एज ऑफ नाउ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडोनेशिया ने एक्सटेंड कर दिया है वो ट्रांजिशन टू स्टेट एजेंसीज। लेकिन आपने उस सबको कैसे रीड किया है? नहीं, देखिए, जहां तक स्टेट एजेंसीज को ट्रांसफर करने की बात है वो तो 1 जनवरी तक के लिए लटक गई है। अदरवाइज तो वो आज ही सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देती अगर गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती, ये पूरी पब्लिक सेक्टर के हाथ में। जहां तक मॉनसून और वहां पे एल नीनो का इफेक्ट का सवाल है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत तो इफेक्ट अपने को पाम में भी दिखाई देगा, उसको तो अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, पाम की डिमांड जो है वो सब दूर थोड़ी म्यूटेड रही है, जिससे कि वहाँ स्टॉक बिल्डअप हो रहा है। आज मलेशिया में भी स्टॉक पहले से कहीं ज्यादा हो गया है,
इंडोनेशिया में भी स्टॉक बिल्डअप हो रहा है। और जहां तक इसका सवाल है बायोडीजल के अंदर ब्लेंडिंग का, मैं नहीं समझता कि 50% दे विल बी एबल टू अचीव एटलीस्ट दिस ईयर। तो यहाँ पे अगर बढ़ेगा भी तो मतलब 2-1% बढ़े तो बढ़े, मेरे को नहीं लगता कि फिजिकली एक्चुअली में 50% ब्लेंड लागू हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। और फिर देखिए हिंदुस्तान का भी जो डिमांड है एडिबल ऑयल्स वगैरह की, वो बड़ी म्यूटेड हो गई है। इट इज नॉट समथिंग कि बहुत ज्यादा तेज होकर आप इसकी सी की फिगर्स देखें, लास्ट ईयर के मुकाबले पिछले मार्च तक का द इंक्रीज इज ओनली अबाउट 3%। और 3% भी जो इजाफा हुआ है वो इसेंशियली नेपाल से इंपोर्ट जो हुआ है उसी से हुआ है। तो इंपोर्ट्स भी म्यूटेड ही हैं। तो इस लेवल से बाजार चूंकि ऑलरेडी बहुत हाई हैं, जी मैं नहीं समझता कि और ज्यादा बहुत ज्यादा तेज होंगे इस लेवल से। अतुल जी बने रहिए प्लीज हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं संजय कुमार जो कि रसेंस के सीईओ एंड एमडी हैं। संजय बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मॉनसून का जो एज ऑफ नाउ फियर बाजार में है? लिनो इज ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी, ऑलरेडी हम लोअर देन नॉर्मल मॉनसून की बात यहाँ पर कर रहे हैं, डेफिशिएंसी की बात यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से वॉलेटाइल प्राइसेस हैं, हायर प्राइसेस हैं, कैसे आप इसे रीड करते हैं? वेल, मॉनसून इंडिया मॉनसून डिपेंडेंट है, लेकिन बिगर प्रॉब्लम क्या है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं ना उसे हम बचा नहीं पाते हैं। वेस्टेज बहुत ज्यादा है फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेड है और फूड प्रोसेसिंग नहीं होता है और कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है। तो भले मॉनसून नॉर्मल ना हो, मॉनसून सब नॉर्मल हो, लेकिन हम जितना हमें प्रोड्यूस करना है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन चक्कर क्या होता है कि वो सारा बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देंगे तो a time has to come when we have to stop believing that everything is going to be monsoon driven. But for the current year, the way I see it is that even in a bad monsoon year, there hasn't been a food crisis. But if the priority moves towards storage and if we deregularize that, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो अभी फ्रैगमेंट होते ही जाएंगे। तो टू एक्सपेक्ट दैट दिस विल हैपन थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए फॉरवर्ड सर्विसेज जो है अगर वो इंप्रूव हो जाती है तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में जब आप हमसे बात करेंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि इसका कोई महत्व है ही नहीं हमारे फूड क्रॉप प्रोडक्शन पे। बट आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि बहुत खास कोई असर होगा, क्योंकि एक तो इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट वेस्टर्स ऑफ फूड। अगर आप देखो तो हम दुनिया में सबसे कम खाद्य सामानों का बर्बादी करते हैं, लेकिन हमारा जो बर्बादी होता है वो ग्राहक के हाथ में नहीं होता है, वो तो ग्राहक के हाथ के आने में पहले ही सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि बेच नहीं पाता है किसान। तो इसीलिए वहां पे अगर हम ध्यान दें तो ज्यादा फायदा होगा। एल नीनो पे कम ध्यान दें क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। ऑलराइट जी, हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसका टाइम अब यहाँ पर है। संजय, आप अगर हम रेस्पेक्ट के लॉन्च की यहाँ पर बात करें, डेटा ड्राइविंग की बात करें, एआई जो इंक्लूजन है हमने यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म्स आता हुआ देखा है, उसके साथ आप कैसे काम कर रहे हैं? ये जो रेस्पेक्ट ऐप हमने बनाया एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम के कारण बनाया। क्या होता है कि आप बाकी विश्व में अगर आप स्पेसिफिकेशन देंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी परचेज का, आप बोलोगे मुझे 1 kg में 12 अनियंस चाहिए तो आपको 12 अनियंस आएंगे। इंडिया में आप 12 बोलोगे आपको एक दिन 20 आएंगे, एक दिन 5 आएंगे। तो हमने ये जो डिजिटल ऐप बनाया है इसमें क्या होता है कि हमें रियल टाइम वी टेक पिक्चर्स एंड गेट अपलोड्स, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें जितना हो सके हम लोकल सोर्सिंग करें, यानी जो किसान हमारे एरिया में है उससे हम खाद्य पदार्थ खरीदें, यानी कि 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से है, लॉजिस्टिक्स का भी प्रॉब्लम है। तो पहली बार विश्व में एक ऐप बना है जो कि रियल टाइम रॉ मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रैक करेगा। इससे क्या होगा, जो हम खाना भी बनाएंगे वो अच्छा रहेगा, हमें ट्रेंड पता चलेगा कि आज अगर केले खराब आ रहे हैं तो अब ये खराब आते ही रहेंगे, ये नहीं कि आज खराब आए तो कल बहुत सुंदर हो जाएगा। तो इस ऐप को बनाने का मेन कारण यही था कि हमें अपने देश के मुताबिक अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने। वी कांट टेक ग्लोबल मॉडल्स कि वहां पे उन्होंने इस तरह से खाद्य पदार्थों का खरीदना शुरू किया तो काम ठीक हो गया, हमें अपने मुताबिक खरीदना है। तो इसी कारण हमने ये ऐप
डेवलप किया है, जिससे कि हमें लग रहा है कि हम लोकल सोर्सिंग कर पाएंगे, लोकल किसानों से सामान खरीद पाएंगे और ये कंट्रोल कर पाएंगे कि रॉन्ग स्पेसिफिकेशन के आइटम्स, खराब आइटम्स डंप ना हो। और इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि फार्मिंग इतना फ्रेगमेंटेड हो गया कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट एट द प्रोडक्शन सोर्स, सो इट हैज टू बी डन एट द कंजम्पशन सोर्स व्हिच इज वेयर वी प्रोड्यूस फूड। तो मुझे उम्मीद है कि आज हम इसको जो बनाए, इसको 1.5-2 साल लगे बनाने में, इसके बाद हम बाकी जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी ये दे सकते हैं कि उनका भी इससे भला हो। तो this basically is a solution for taking care of our problems with our technology, not trying to import a foreign solution and planting it in India. पॉइंट टेकन। संजय जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी कुछ काम किए जाने की ज़रूरत है। डेटा ड्रिवन एआई का इंक्लूजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ट्रेसेबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और जैसे अ पॉइंट वेल मेड कि एल निन्यो के लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट्स वेदर ड्रिवन, लेकिन उसकी सोल्यूशंस क्या है उसका काम यहाँ पर ऑन ग्राउंड अभी से किया जाना चाहिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और फुल फोकस यहाँ पर करेंगे सोयाबीन, सोया मील पर। वहाँ पर क्या बड़ी खबर है बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर सोयाबीन और सोया मील की करेंगे और हमारे साथ सोपा के डीएन पाठक हैं। मिस्टर पाठक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री की मीटिंग से बाहर निकले हैं, किस तरह से आपकी यहाँ पर बात हुई है और जो सोया मील को लेकर कंसर्न्स हैं कैसे उसको एड्रेस भी किया है यहाँ पर मिनिस्टर ने? देखिए, हमने मिनिस्टर साहब को अपनी बड़ी क्लियर टर्म्स में बताया कि सप्लाई डिमांड सोयाबीन की क्या है, प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं और सोयाबीन, जीएम सोयाबीन मील क्यों इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, उसके क्या नुकसान हैं। और तो उनको ये बात हमने अच्छी तरह समझा पाए कि जो डिमांड और सप्लाई है उसमें मैच ठीक है, टाइट सिचुएशन है, लेकिन सोयाबीन मील पोल्ट्री इंडस्ट्री की पूरी डिमांड हम इस साल अच्छी तरह मीट कर सकते हैं। थोड़ी प्राइसेस बढ़ी हुई उसके साथ, और बढ़ी हुई प्राइस में हमको समझाया कि साहब ये किसान के लिए फायदे की बात है, थोड़ी प्राइस बढ़ेगी तो कोई नुकसान नहीं है। मंत्री जी ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और कोई ऐसा डिसीजन जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे किसान का नुकसान हो। बढ़ी हुई प्राइस से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इंपोर्ट तभी अलाउ करेंगे जब उसकी इंडिया में असल में कमी हो और किसी को नुकसान हो रहा हो। तो हम उनको ये समझाने में मुझे लगता है कामयाब थे। साहब, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की जो डिमांड है 90 लाख टन की मील की कंजम्पशन जो बता रहे हैं वो डेफिनेटली हाईली इन्फ्लेटेड है। हमारे हिसाब से 62, 63, 64, 65 प्लस माइनस 2-3 लाख टन है, इससे ज्यादा नहीं है। और इस साल 12 लाख टन का एक्सपोर्ट कम हुआ है, जो कि 15 लाख टन सोयाबीन में कन्वर्ट होता है। 7 लाख टन हमने सोयाबीन इंपोर्ट कर लिया है। तो 22 लाख टन सोयाबीन की एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले हमारी फसल करीब 15 लाख टन कम है। कहीं पे भी ऐसी विसंगति नहीं है कि सोयाबीन पोल्ट्री इंडस्ट्री को सोयाबीन मिल नहीं मिले। ऊंची प्राइसेस की वजह से उन्होंने ऑलरेडी डीडीजीएस और बाकी ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सप्लाई की कमी नहीं है, इसलिए प्राइस की वजह से सरकार सोयाबीन मील इंपोर्ट अलाउ करेगी, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। हमारी बातों से ऐसा लगता है। हम बाकी मिल चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से, और सभी का ये कहना है कि कोई भी डिसीजन हम लेंगे तो सबका हित ध्यान में रख के लेंगे। एक इंडस्ट्री के अगेंस्ट दूसरी इंडस्ट्री को खड़ा नहीं करेंगे। एक किसान को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे किसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऑफ कोर्स ये पहली मीटिंग थी एंड आई एम अज्यूमिंग कि मिस्टर पाठक आप इसको यहाँ पर पुश भी करते रहेंगे, लेकिन पोल्ट्री इंडस्ट्री को इससे क्या मिलेगा? वो इसके लिए इतना पुश क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो इसलिए पुश कर रहे हैं, उनको एक सस्ता जो जीएम सोयाबीन मील है वो काफी सस्ता है आज की प्राइस के मुकाबले। मैं अगर आज की एमएसपी भी लूं तो भी हमारा मील जो है बाहर के इम्पोर्टेड मील से काफी महंगा है। उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। किसान के लिए एमएसपी सरकार ने फिक्स की हुई है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री की ये डिमांड कि हमको सस्ता मील मिलना चाहिए, उतना सस्ता मिलना चाहिए जितना हिंदुस्तान में बन ही नहीं सकता, और रीजनेबल नहीं किसी तरह से भी। अगर पोल्ट्री का फार्मर है तो सोयाबीन का फार्मर ही फार्मर है। दूसरी बात देखिए, फर्क देखिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो फार्मिंग है उसमें 30-35 बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो कि $1 बिलियन टर्नओवर वाले हैं। सोयाबीन का किसान तो किसान ही है, सिर्फ 1 हेक्टेयर फसल वाला। तो उसके साथ ये मजाक कैसे हो सकता है कि जहां पे सोयाबीन के ऊपर 3 टन है, हमारे यहाँ 1 टन है, उसका मुकाबला हम कैसे करवा सकते हैं?
1000-2000 हेक्टेयर उनकी एवरेज एरिया है। हमारे किसान का एवरेज एरिया 1 हेक्टेयर है। तो दोनों का मुकाबला आपस में करवाना मुझे लगता है हमारे बड़ा मुश्किल है। तो मिस्टर पाठक, ऑफ कोर्स एक चीज तो ऑफ कोर्स पोल्ट्री वालों से यहाँ पर बात की है, लेकिन आपको लगता है सोया एज अ फार्मिंग इसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है? बिकॉज अगर हम नंबर्स देखें तो काफी डिसमल हैं इन सेंस ऑफ यील्ड, इन सेंस ऑफ ग्रोइंग एरियाज। देखिए, सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी डिसमल है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 20-25 साल से कॉन्स्टेंटली स्टेगनेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को भी इस पे काम करना चाहिए, सरकार को बड़ा काम करना चाहिए, और उसमें क्या सकते हैं, उसमें पूरी किताबें भरी पड़ी हैं। जरूरत तो मनीषा जी एक्ट करने की है, किताब लिखने की पॉलिसी तो बनी हुई है, उस पर एक्शन नहीं होता ऑन ग्राउंड, उसकी जरूरत है। एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, आई नो मैंने व्हाट्सएप पे एक जेस्ट की तरह इसे कहा था कि आपको अतुल जी को साथ में बात करानी चाहिए, लेकिन मैंने अतुल जी को यहाँ पर कॉल भी कर लिया है। अतुल जी, हम आप दोनों की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर पढ़ रहे थे, लेकिन दर्शक भी शायद जानना चाहेंगे कि आपका अब क्या सेंस है जिस तरह से मिस्टर पाठक ने इसको डिटेल में समझाया है और जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हुई है। ऑफकोर्स कंसर्न्स हैं, चुनौतियां हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने पाठक साहब ने जितना बोला मैं पूरा उनसे तहे दिल से उसको अग्री करता हूँ। पर एक चीज मैं जरूर ये बोलना चाहूंगा कि सोया इंडस्ट्री का वही हाल है जो ओवरऑल ऑयल सीड इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में है। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री का तो कंजम्पशन बढ़ता गया, वो 8 से 10% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस पोल्ट्री इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। सोयाबीन प्रोडक्शन हिंदुस्तान में जहाँ पे है वहीं का वहीं 20 साल से पड़ा हुआ है, स्टैग्नेंट है। तो कहीं ना कहीं जो मतलब पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो फील करती है कि दे आर चीटेड। और मैं नहीं समझता कि हम लोगों को आज की तारीख में अपने अगर इसके क्या नाम प्रोडक्टिविटी पे नहीं फोकस करेंगे, और जहां तक मेरा अंदाज है कि पिछले कुछ सालों से सोपा हैज बीन अपोजिंग जीएम जी, तो अगर जीएम भी अपने अपोज करते रहेंगे और यील्ड भी नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो इंडस्ट्री को भुगतना ही पड़ेगा। तो और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां तक एडिबल ऑयल का सवाल है, एडिबल ऑयल इज लिंक्ड टू द वर्ल्ड मार्केट, तो उसका मूवमेंट तो वर्ल्ड मूवमेंट के हिसाब से चलता है। पर जहां तक मील का सवाल है, मील हिंदुस्तान की बिल्कुल आइसोलेशन में है, इट हैज नो कोरिलेशन विद द वर्ल्ड मार्केट। ग्लोबल क्यूज। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना या इसको वो करना थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी है। तो ये भी बहुत ज्यादा समथिंग व्हिच नीड्स टू बी सीरियसली लुक्ड एट। एंड जहां तक मेरा मानना है कि जो जुलाई अगस्त सितंबर का पीरियड है इस साल मील की जबरदस्त शॉर्टेज रहेगी, और अगर हिंदुस्तान 1 मिलियन परमिट कर देता है इंपोर्ट, और पास्ट में भी किया ही हुआ है, तो मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम होगी। और ये जो प्राइसेस आज हो गए हैं सोयाबीन के, वो सब इसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है, ये ट्रेडरों को मिल रहा होगा या इंडस्ट्री को मिल रहा होगा। एक इसकी सेंस जाते जाते मिस्टर पाठक से ले लेते हैं। मिस्टर पाठक कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसे? देखिए, मैं अतुल जी से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है उससे 100% सहमत हूँ। इंडस्ट्री को काम करना चाहिए, उससे भी सहमत हूँ। शायद मैं अतुल जी को याद दिलाऊं कि वो सबसे बड़ी सोया कंपनी के सबसे बड़े मालिक थे बहुत सालों तक। तो मुझे लगता है कि जो कहता है आदमी उसको एक्शन में भी आना चाहिए। तो उस पर अभी इंडस्ट्री जागृत हुई है, अभी कर रहे हैं। जो मेरा एक बात कहनी है, मैं सेपरेट डिबेट चाहता हूँ जीएम और नॉन जीएम पे, और जी को जरूर बढ़ाइएगा। डन डील। एक जीएम नॉन जीएम पे बात यहाँ पर जरूर होगी, और आप दोनों उसमें यहाँ पर शामिल होंगे, और किसको लेना चाहिए वो भी मैं आपसे सजेशन लूंगी। लेट्स मेक इट प्रोडक्टिव, ताकि हम एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर आगे जाकर डॉक्यूमेंटेशन इसकी कर सकें। लेकिन आज के समय में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक, अतुल जी, आप दोनों का ही साथ मिलने के लिए, और आप दोनों को ही बहुत शुक्रिया टू बी स्पोर्टिव ऑन दिस, कि सारे सवाल आपने यहाँ पर लिए हैं, और एक जैसे आपने कहा एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन शायद यहाँ पर करने की जरूरत भी है। वेल, इसी के साथ लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।